मेरे हंसने का कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम इतनी सफाई से करती है कि हम्म। लोगों के लिए सच और झूठ का अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। जैसा इन्होंने ये कहा कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात सरासर झूठ है। सबसे बड़ा जी। झूठ है देश के इतिहास में, जिसे भाजपा लापती रहती है। हम्म। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। माइनॉरिटीज का, जी, माइनॉरिटीज जी, का कहा था। माइनॉरिटीज में जैन भी आते हैं अगर आपको मालूम हम्म। हो तो, और हम्म। बहुत सी पिछड़ी जातियां हैं वो रिकॉर्डेड अल्पसंख्यकों रिकॉर्डेड में आती स्टेटमेंट है, हैं। आप निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। माइनॉरिटीज नहीं, उन्होंने अपने अपने नहीं, बयान आप में नाक रगड़ कर माइनॉरिटीज माफी मांगेंगे माइनॉरिटीज क्या? वर्ड का इस्तेमाल किया था, माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज, वर्ड। वही मैं कह रहा हूँ। जी। उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों का हक है, और हम्म। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के कितने ही वर्ग बिल्कुल। अल्पसंख्यक में आते हैं। बिल्कुल। क्या आप इस बात से इनकार कर सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल तो नहीं कर इसलिए सकते। मुझे हंसी आ रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, हम्म। नेशनल चैनलों पर भी झूठ परोसते हैं ये। अच्छा, दूसरी बात में आता हूँ कि हमारे कन्हैया कुमार का बयान, जो हम्म। हमारे कांग्रेस के साथी हैं कन्हैया कुमार, हम्म। हम्म। तो भाजपा और आरएसएस के संबंधों को लेकर हम्म। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग मत हैं। जैसे हम्म। पार्टी में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हम कह चुके हैं हम्म। कि आरएसएस ने अपनी भूमिका एक माली की चुनी थी, हम्म। और उसने कहा कि वो देश के लिए एक ऐसा पेड़ लगाएगा जो लोगों को छाया भी देगा, फल भी देगा। लेकिन जब उस पेड़ का परिणाम आया भाजपा के रूप में, तो हम्म। पता चला कि उन्होंने तो बबूल का पेड़ बो दिया था। अब आरएसएस हम्म। फंस चुकी है। हम्म। अब क्या कहे? अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। हम्म। आरएसएस को मालूम है देश में महंगाई बहुत है, लोगों का जीना हराम हो रहा है। महंगाई पर आरएसएस ने चिंता जाहिर की है, और कई मुद्दों पर। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा आरएसएस को इतना कटघरे में खड़ा किया जाता है, इतना कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आरएसएस के पास को विकल्प लगता ही नहीं है। वरना ये वही आरएसएस है कि हम्म। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने कांग्रेस को वोट डलवाई थी, हम्म। और रिकॉर्ड मतों से देश के इतिहास में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हम्म। तो ये आरएसएस देश के बारे में सोचती है, नजरिया है अच्छा, लेकिन हम्म। भाजपा ने आज इसको एक विलन की तरह प्रस्तुत कर रखा है। क्यों? भाजपा हम्म। जितने भी गलत काम करती है उनका ठीकरा किस पर फोड़ती है? क्या आरएसएस पर? जबकि अच्छा, आरएसएस तो का कन्हैया भाजपा, कुमार तो कह रहे हैं कि आरएसएस जो कहती है बीजेपी वो करती है, आप तो कह भाई रहे हैं न, बीजेपी जो गलत काम करती है उसका ठीकरा आरएसएस पर फोड़ दिया जाता हाँ जी, बिल्कुल। हम कांग्रेस पार्टी में यही तो कहते हैं। हम है। अपने नेताओं को, राहुल गांधी जी को यही तो बताना चाहते हैं कि उनके हम्म। सलाहकार कहीं ना कहीं उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। हम्म। हकीकत यह है कि आरएसएस संगठन फंस चुका है भारतीय हम्म। जनता पार्टी की चाल में। क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे बात करें, आरएसएस से देश हित हम्म। के मुद्दों पर बात करें, तो आरएसएस तो हमारे साथ भी खड़ी हो जाएगी। हम्म। आरएसएस को आरएसएस का एक सीधा सा नजरिया है कि वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। अब हम्म। गैर राजनीतिक में उनका लक्ष्य क्या है? देश हित। अब देश हित हम्म। में उन्हें लगेगा कि भी भाजपा है या गैर कांग्रेस है तो वो उसके राजनीतिक साथ खड़े हो संगठन में जाएंगे, किसी के साथ राजनीति में भी। इतना इंटरफेरेंस। नहीं, वो राजनीति में इंटरफेरेंस इसलिए है ना कि हम्म। आज आप मान लीजिए मोहन भागवत चाहते हो कि गरीबों हम्म। का भला हो, तो हम्म। भाई संगठन के स्तर पर क्या भला कर सकेंगे? लेकिन हम्म। सरकार, अगर कांग्रेस सरकार एक पॉलिसी बना देगी और हम्म। करोड़ों लोगों के जीवन में रोजगार के रूप में उनका जीवन सुधर जाएगा, तो वो लोग हम्म। कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें दिक्कत क्या है? तो कर महंगाई की लीजिए, बात है। कर लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है? कांग्रेस कर ले, आरएसएस को अपने नहीं, साथ खड़ा कर ले। देखिए, जब आरोप लगाने से तो जब अच्छा यही है। नहीं, नहीं, धीरे धीरे जिस तरह से आरएसएस अपने आप को स्पष्ट करती जा रही है और हाँ। भाजपा की कमियों के ऊपर भी वो उंगली उठाने लगी है भाजपा सरकार की, तो हाँ। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की मानसिकता में भी एक बदलाव होगा। और हम्म। कोई बड़ी चीज नहीं है कि हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, राहुल हम्म। गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम्म। आरएसएस भी देश हित में कांग्रेस को सपोर्ट करे। कोई बड़ी बहुत चीज बढ़िया। थोड़ी नहीं है। बहुत भाई, जो बढ़िया। देश के बारे में सोचता है, जो देश के हम्म। बारे में कुछ करना चाहता है और गैर हम्म। राजनीतिक तौर पर करना चाहता है, तो उसे किसी ना किसी का चयन तो करना पड़ेगा। हम्म। भाजपा को करेंगे या कांग्रेस को करेंगे? भाजपा हम्म। का काम आरएसएस ने देख लिया है। हम्म। राहुल गांधी जी को मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए हम्म। हम तो अपेक्षा रखते हैं आरएसएस से भी कि वो राहुल गांधी जी का समर्थन करें।
अभी बहुत पिछले बड़ी दिनों बात, कितने ही बहुत साधु बड़ी संतों ने बात किया आपने है। यहाँ पर कही है विजय कौशिक जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर नहीं, कही अभी है। कितने ही साधु संतों ने किया है राहुल गांधी जी की यात्रा का समर्थन। चंपत राय जी ने किया है और आदि शंकराचार्य जी ने किया है। काफी लोगों ने किया। आरएसएस के लोग भी खुश हैं बहुत से कि कम से कम इससे सरकार पर लगाम तो लग रही है। सरकार के दिमाग में कोई डर तो पैदा हो रहा है कि भाई उनको काम करके दिखाने चाहिए जमीनी स्तर पर। जनता नाराज है, जब तो भाजपा से जनता नाराज है, जब तो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, जब तो भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। देखिए, बात भाजपा की हो रही है क्योंकि आरएसएस कहीं भी किसी भी तरीके से सरकार में इन्वॉल्व तो है नहीं। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसको लेकर कयास लगाना तो बेवकूफी है, क्योंकि अगर आरएसएस जड़ है और भाजपा पेड़ है, तो जो जड़ में माल पहुंचना चाहिए वो बीजेपी के खजाने में ही क्यों रह जा रहा है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि भाजपा अलग चीज है और आरएसएस अलग चीज है। और आरएसएस को सांप्रदायिकता से क्या फायदा होगा? फायदा तो भाजपा को होना है। आज भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों का विश्वास जीतने की कवायद कर रही है, उनके लिए कार्यक्रम कर रही है, उनके लिए घोषणा कर रही है। इसी तरीके से देश भर में मुसलमानों का विश्वास जीतने की बात कर रही है। और एक संगठन के तौर पर अगर मैं आरएसएस को देखूं तो आरएसएस का इस चीज से क्या फायदा है? क्योंकि आरएसएस की पहचान एक हिंदू संगठन के तौर पर है। अगर वो एक राजनीतिक दल की तरह व्यवहार खत्म करेगी तो आरएसएस खत्म हो जाएगी देश में से। ये आरएसएस को याद रखना चाहिए। आरएसएस केवल दो वजह से जिंदा है कि यहाँ के मूल नागरिक जो हिंदू हैं, अगर हिंदू रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बाहरी लोग बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उससे जो हमारे देश की आजादी है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। दूसरी बात कि भाई अगर वो राजनीतिक संगठन बनता है तो फिर उसे मुद्दों की बात तो करनी पड़ेगी, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो बेरोजगारी है, जो कि दोनों ही तरीके से आरएसएस के लिए खतरनाक है। उसे अपनी हिंदूवादी छवि और राष्ट्र प्रेम वाली और राष्ट्रवाद वाली छवि को बनाए रखना होगा और वो तभी संभव है जब वो गैर राजनीतिक रहे। तो निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि अगर आरएसएस राजनीति में पूरी तरह इन्वॉल्व होता है तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, तब भी कांग्रेस को उनकी चिंता नहीं है। और अगर वो राष्ट्रवादी संगठन है तो वो कल को हमारा साथ भी दे सकते हैं देश हित के मुद्दे पर। तो हमें आरएसएस से कोई हमारे मतभेद नहीं है, ना हम उन्हें कोई दुश्मन की तरह मानते हैं, ना समझते हैं। राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार हो सकते हैं जो उन्हें गलत बात बता रहे हो, जमीनी बातें ना बता रहे हो, अलग मुद्दा है। या कन्हैया कुमार की अपनी सोच है, लेकिन कांग्रेस में सभी लोग ऐसा नहीं सोचते। कांग्रेस की खूबी यही है कि यहाँ पर सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है, छूट है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये बात तो उन्होंने भी कही है कि जब से बीजेपी का शासन है देश में मतभेद बढ़े हैं, सांप्रदायिक मतभेद बढ़े हैं। राहुल गांधी ने खुद ये बात कही है। आप सुनिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा राज में सांप्रदायिक मतभेद बढ़े, लेकिन क्या आरएसएस वहां पर तलवार लेकर गया था क्या? या आरएसएस ने वहां पर हथगोले फेंके थे क्या, या बम फोड़े थे? भाई इसमें कोई शक नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी जो कहते हैं कि बीजेपी के शासन में सांप्रदायिक मतभेद बढ़े हैं, उस बात हाँ हुए, बिल्कुल एग्री करते हैं। आप ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में दो बार दंगे हो गए। किसके राज में? मोदी सरकार के राज में। पूरे देश भर में शोभा यात्राओं को लेकर दंगे फसाद हुए, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो। किसके राज में? भाजपा के राज में। अब कोई भाई या तो सबूत दिखाए कि भाई आरएसएस के लोग वहां पर त्रिशूल लेकर तलवार लेकर लड़ रहे थे या बम फेंक रहे थे, जब तो हम समझे कि भाई आरएसएस ने कराए। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था जो भाजपा ने करवाया और उसके बहुत से सोर्स हैं अपने। इसलिए भाजपा के ऊपर राहुल गांधी जी जो उंगली उठाते हैं वो सही है। फिलहाल हमारी सोच ये है, जो कांग्रेस में अलग अलग सोच है उसके चलते, कि भाई अभी इसको लेकर विवाद है आरएसएस को लेकर हमारी पार्टी में। हमारे कुछ लोग इसकी सच्चाई जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो इसे भी दूसरे नजरिए से देखते हैं। जी, मैं अमित जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने कहीं कहा ही नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। ये बार बार मुझे अज्ञानी साबित करने पर तुले। मैं अज्ञानी ही ठीक हूँ, मुझे कोई ज्ञानी बनकर कुछ नहीं करना। भैया आरएसएस के बारे में ज्ञान नहीं है, मैंने आरएसएस के बारे में कहा।
मैंने मेरी बात आपकी तो सुनिए निजी ना। मैंने निजी प्रबोधिका के ऊपर मैंने सवाल नहीं खड़ा किया। अच्छा अच्छा, सुन तो लीजिए। जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ही मोदी जी को राजधर्म निभाने की शिक्षा दी थी जब गुजरात में दंगे हुए थे। तो पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, यानी कि सीधे अमित शाह जी के अधीन है। अगर वहां 2-2 बार दंगे होते हैं तो उसमें किसकी मिलीभगत मानी जाएगी, किसकी गलती मानी जाएगी, किसने इस्तीफा दिया अपनी उन गलतियों के लिए? बहरहाल, मुख्य मुद्दा ये है कि आप ये कहते हैं कि जी बीजेपी शासन अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा, और हम तो ये कहते हैं जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं उनका आप जवाब दे दीजिए। हो सकता है जनता भी मानने लगे कि हाँ जी अच्छा है। भाई, और देश में 70 सालों में कर्जा हुआ, विदेशी कर्जा हुआ 40 लाख करोड़, जो कि मात्र बीजेपी के 8 साल के शासन में बढ़कर हो गया 140 लाख करोड़। ठीक है। प्रदूषण की स्थिति, आज मान लीजिए दिल्ली में रोड शो निकाल रहे हैं, प्रदूषण लेवल क्या है? कभी मोदी जी ने कहा है कि मैं रोड शो जब निकालूंगा जब जनता के लिए जो हवा है वो शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उससे त्वचा कैंसर हो रहे हैं। 70% मरीज दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण के कारण पड़े हैं, आपकी जानकारी में होना चाहिए। आज चिकित्सा सुविधाएं कितनी महंगी हो गई है, बच्चों की एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। आज मकान बनाने का सपना सपना बना दिया है इस सरकार ने। लोगों की कमाइयां घट गई हैं, रोजगार घट गए हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल। कैसे आप कह सकते हैं एक तरफ हम कह रहे हैं हम रशिया से कौड़ियों के भाव में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? जब $140 प्रति बैरल का रेट था क्रूड ऑयल का दुनिया के अंदर, तब कांग्रेस सरकार ने 70 रुपए लीटर पेट्रोल दिया था। आज $65-70 प्रति बैरल के रेट है, फिर भी रेट क्या है पेट्रोल के? ठीक है। आप ये सोचिए ना, देखिए ये जनता कहाँ जाए, किससे अपना दुख दर्द कहे? क्या केवल 5 किलो गेहूं से लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी? मुद्दों की बात तो होनी चाहिए ना। आरएसएस को भी कहीं ना कहीं दर्द है, जब ही तो कभी ना कभी वो बाहर आ जाता है। क्यों नहीं आएगा? अरे एक तरफ आप कहते हैं, एक तरफ भाजपा ये कहती है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, मुसलमान भी उसका हिस्सा है। फिर आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की। अरे भाई, जब मुसलमान भी हिंदू ही है आपकी नजरों में, तो फिर ये आप समाज में जहर घोलने का काम क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये हिंदू मुस्लिम का खेल राजनीतिक है जो भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये मुसलमानों के भी चैनों को धोकर पी लेंगे, इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई ठीक है, सत्ता तो आपके पास है ही, लेकिन आम आदमी, अगर देश का सारा पैसा चंद पूंजीपतियों की जेब में चला जाएगा तो ये देश केवल केवल लेबर कंट्री बनकर रह जाएगा। या तो हम लेबरी करेंगे अमेरिका के लिए या चाइना के लिए या किसी और कंट्री के लिए। चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा कितना बढ़ चुका है आपको मालूम ही होगा, है? तो मुद्दों की बात पर राजनीति करने की जरूरत है। आज मोदी जी को चाहिए कि जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन अच्छे दिनों को लाकर दिखाए। रे जो अच्छे दिन थे ऑलरेडी, जो उस समय और आज की तुलना में जो सिलेंडर के रेट थे, जो पेट्रोल डीजल के रेट थे, कम से कम वहीं ले आइए। ये 28% जीएसटी की मार इस देश की जनता को टैक्स के माध्यम से निचोड़कर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर आप खजाने तो भर सकते हो देश के, मतलब लेकिन इस देश को बर्बाद होने से नहीं रोक सकते। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई पार्टी सत्ता में आने से पहले कहती है कि भाई हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम आएंगे तो हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आएंगे तो ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद इनकी स्थिति क्या है कि भाई हमारे यहाँ तो 100 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां तो देखिए 150 रुपए का हो रहा है। हम तो रोटी तो खा रहे हैं, वहां के लोग तो भूखे मर रहे हैं, उस कंट्री के लोग तो जब तुलनात्मक रूप से ऐसा कहा जाने लगता है तो इनसे पूछा जाए कि भाई अगर मान लीजिए किसी प्रदेश की सरकार अपनी जनता का गला काटने लगे चाकू लेकर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चलेगी, उसी कदम को बढ़ाएगी कि वो भी अन्य प्रदेशों में जनता को मारना शुरू कर देगी? वहां तो मना कर देंगे कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर आप यहाँ का तुलना करते हैं, आप अपनी तरफ से क्या राहत दे सकते हैं? आपको जिन मुद्दों पर चुना गया था आप उन पर कितने खरे उतरे हैं? आप जनता को राहत क्यों नहीं देना चाहते? आप राहत देने के नाम पर क्यों कहते हो कि अमेरिका के ये हाल है, वहां के क्यों? दुनिया में ऐसी ऐसी कंट्री है जहां के लोग
इतने ज्यादा खुश हैं, इतने ज्यादा संपन्न हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप क्यों रोना रोते रहते हैं इस बात का कि जी हम तो बांग्लादेश से अच्छे हैं? अभी पिछले दिनों बांग्लादेश के एक मंत्री ने कहा था कि जो इंडिया हमारे ऊपर आरोप लगाता, हमारी स्थिति इंडिया से बहुत अच्छी है, जो बांग्लादेशी नागरिक हमारे वहां पर हैं हम उन्हें लेने के लिए तैयार हैं, भेजो, क्योंकि हमारी स्थिति इंडिया से ज्यादा अच्छी है। तो इन बातों से कोई हल नहीं निकलने वाला। सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हें बांग्लादेश की तुलना नहीं करनी चाहिए, बर्मा की तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे देश में जहाँ लोग नंगे रहते हैं, तो अब बताइए क्या इंडिया के लोग नंगा रहना शुरू कर दें? चलिए, इसी ये हमारे तुलनात्मक उसमें नहीं। हम उससे मतलब थोड़ा सिमरन जी, मुद्दा यह है कि जो आपने वादे किए थे, दावे किए थे, आप उन पर रहिए ना। आप क्यों तुलना करते हैं कि जी वहां के लोग तो भूखे मर रहे हैं, हम तो रोटी खा रहे हैं? मेरे पास थोड़ा